पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन घंटे पर क्लिक करें। आपको ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पर रोजाना मिलते रहेंगे, ठीक है। आप सभी देख ही सकते हो। जैसे कि मैं आज आपको मौर्यकालीन वंश के बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और नोटिफिकेशन घंटे पर क्लिक कर दिया और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाकर ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। लिंक पर क्लिक कर दिया, सभी ज्वाइन हो गए, ठीक है। अभी लेट्स को अभी हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सभी का राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ठीक है। और मौर्य तहरकालीन वंश, ठीक है। मौर्य तहरकालीन वंश के ये क्या था, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट वैदहन कर रहे थे और उसके है सेनापति जो कि पुच्य मित्र है शुंग, जो कि मौर्य साम्राज्य का तत्खात यह पलट कर अपना आधिपत्य है जमा कर शुंग वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। मौर्य साम्राज्य जैसे आप जान सकते हो, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहददंत, जो कि वैदंत का सेनापति जो कि पुच्य मित्र, उसने वैदंत की हत्या करके है अपना खुद सिंहासन पर बैठ गया, ठीक है। उसके बाद शुंग वंश की ही नींव रखी, जो कि मौर्य वंश के पतन के पश्चात कही या ब्रह्म महावंशी के शासकों ने शतक की बागड़ और संभाली और जिसमें शुंग वंश और कंठव कुषाण वंश और सातवाहन मुख्य रूप से थे, ठीक है। ये सभी शासक जो कि रहे थे मौर्य वंश के बाद। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुंग वंश के अंदर, ठीक है। शुंग वंश के बारे में डिटेल से जानकारी देता हूँ। शुंग वंश की ही नींव रखने वाला इस वंश का प्रथम राजा था जो कि पुष्यमित्र शुंग वंश का पुष्यमित्र, जो कि ब्राह्मण धर्म का समर्थक और बौद्ध धर्म का शत्रु था, ठीक है। ब्राह्मण धर्म का समर्थक था और बौद्ध धर्म का ये शत्रु माना गया है, ठीक है। और अपने शासन काल में उसने कई बौद्ध धर्म विरोधी गतिविधियों की या बौद्ध स्तूपों में विरोहों का विनाश किया, जो कि बौद्ध ग्रंथों में दिव्य दान के अनुसार पुच्य शुंग ने ये घोषणा की कि जो व्यक्ति मुझे एक भिक्षु का सिर लाकर देगा उसे 100 दिनार दे दूंगा। ऐसा ऐलान कर दिया गया दिव्यांग राजा के द्वारा, जिससे वह इसका यह माना जाता है कि यह बौद्ध धर्म का बौद्ध ही विरोधी था, ठीक है। और शुंग वंश को वैदिक धर्म के अनुयायी माना जाता है। और पुच्य शुंग का कार्यकाल जो कि 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक माना जाता है कि कालिदास के दरबार में रचयिता मालविका निगहन मित्रम, जो कि शुंग काल की राजनीतिक गतिविधियों का पता चलता है कि अयोध्या से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुच्य शुंग ने अपने शासन काल में अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। उन्होंने अश्वमेध के द्वारा यज्ञ भी करवाया था, जैसे अग्नि का हवन कुट भी करवाया था। पुच्य मित्र है शुंग ने यवन शासक जो कि डेमेट्रियस, जो कि प्रथम पराजित था, जो कि डेमेट्रियस जो कि भारतीय सीमा में प्रवेश द्वार करने वाला प्रथम यवन शासक था, ठीक है। कौन था? डेमेट्रियस। शुंग वंश का 10वां अंतिम शासक जो कि देवी भूतिका, जिसकी हत्या उसके आत्मा वसुदेव ने की थी और शुंग शासन पर अपना आधिपत्य कर लिया था। उसके बाद आप देख सकते हो कंठ वंश, ठीक है। कंठ वंश के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। कंठ वंश क्या था? अमात्य वासुदेव कंठ ने अपने शासक की देवभूति की हत्या कर सिंहासन पर कब्जा किया और कंठ वंश की स्थापना की और वासुदेव पाटलिपुत्र के कंठ वंश का प्रवर्तक माना गया है। कंठ वंश का अंतिम शासक जो कि सम्राट सुसमहि यह कंठ या सिंहु कंठ, जो कि बहुत ही दुर्बल और पद के लिए जाना जाता है और ये अयोग्य है, जिस कारण कई राजाओं ने खुद को
स्वतंत्र घोषित कर दिया गया और कंठ वंश का पतन इस वंश का शासन काल जो कि 15वीं ईसा पूर्व में 30 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, उसके बाद कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद मगध का कुषाण वंश जो कि आधिपत्य में हुआ था, जो कि कुजुटो या डेड फीट हिस को कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है, जो कि महान और कुषाण सम्राट जो कनिष्क के परदादा थे और कुषाण वंश का प्रसिद्ध सम्राट कनिष्क था। माना जाता है कि जिसने पहली बार राजधानी पुरुषपुर थी, जिसकी राजधानी पहली बार क्या थी, पुरुषपुर थी, और दूसरी बार राजधानी मथुरा को बनाएगा और कनिष्क को द्वितीय अशोक का भी किया जाता है। द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है कनिष्क को। और कुषाणों में शुद्ध सोने के सिक्के भी चलाए गए हैं और बाद में सर्वप्रथम सोने के सिक्के प्रचलन कराने का श्रेष्ठ भी हैं। और भी कुषाणों को ही माना जाता है कि कुषाण वंश का वह वंश था जिसकी सीमा भारत के बाहर तक फैली हुई थी और कला की गांधार शैली या कनिष्क के शासन काल में पनपनी शक संपत्ति या शुरुआत करने में श्रेष्ठ है। कनिष्क को दिया माना जाता है कि कनिष्क ने अपने वैध या अंतिम सिक्कों को प्रचलन शुरू किया। ये भी माना जाता है कि कुषाण काल में मूर्तियों की पूजन की शुरुआत थी। ठीक है, और कुषाण वंश का पतन के पश्चात सातवाहन वंश हुआ, जो कि आप देख सकते हो सातवाहन के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, आंध्र देशियों का सातवाहन वंश का जो कि सतकर्णी वंश जो कि नींव 27 ईसा पूर्व में सिम्हू को रखी गई थी, जिसकी सिंधु या शिशु या शिप्रहक नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, पहले सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन घंटी पर क्लिक करें। आपको ऐसे ही वीडियो रोजाना चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वहाँ जाकर ज्वाइन जरूर है। इन्हें आधी जाति कहा बताया गया है, क्योंकि कंठम वंश के बाद सातवाहन वंश कहा मगध या मगध साम्राज्य कहा सातवाहन वंश कहा मान शासक जो कि गौतमी पुत्र तथा सातकर्णी को माना जाता है। गौतमी पुत्र कहा सातकर्णी को अधिविद्य यह ब्राह्मण भी किया जाता है और सातकर्णी ने प्रतिष्ठा नामक नगर को अपनी राजधानी बनाई, जो कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली सातवाहन साम्राज्य था। और वही सातवाहन वंश ने 17वें शासक हाल में गाथा सप्त के दशक नाम है गीत काव्य की रचना की थी। सातवाहनों से सिसड़े लेन यह सिक्के भी जारी किए गए थे। सातवाहन वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री जो कि सातकर्णी था, जो कि सातकर्णी उपाधि प्राप्त करने वाला पहला शासक था। ठीक है, और इन सबके पश्चात गुप्त वंश का उदय हुआ, जिसने भारत में पुनः एक सूत्र बांधा, जो कि मौर्य का प्रशासन कई प्रकार का था और कई प्रकार भारत में राजनीतिक एकता अभाव एवं भारत में खत्म चुकी राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का गुप्त वंश की ही और जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन घंटे पर क्लिक कर दे। ठीक, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना